कहानी की शुरुआत क्रिसमस के दिन से होती है, जहां एसल सुबह उठती है और अपने प्रेमी गैविन से कहती है कि वह उसके साथ चर्च की क्रिसमस प्रार्थना में चले। पहले तो गैविन उसे मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मान जाता है और दोनों चर्च के लिए निकलते हैं। रास्ता लोगों से काफी भरा हुआ था। जब गैविन घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ क्रिसमस की दावत में जाने के लिए तैयार नहीं हुई है। गैविन पूछता है तो उसकी माँ कहती है, मैं इस बार दावत में नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेले जाना होगा। गैविन थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर वह महल जाने के लिए निकल जाता है। महल में क्रिसमस की दावत चल रही थी। राजा आर्थर और रानी गिनीवर इसकी मेजबानी कर रहे थे। गैविन वहां पहुंचता है, लेकिन वो खुद को इस माहौल से अलग सा महसूस करता है। उसी समय उसकी माँ टावर में जाती है, जहां वह दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर एक खास पूजा करती है, जो कुछ रहस्यमय और अनोखी लग रही थी। दावत के दौरान राजा आर्थर गैविन को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी माँ दावत में क्यों नहीं आई? गैविन जवाब देता है, मेरी माँ बीमार है, इसलिए वह नहीं आ सकी। यह सुनकर राजा आर्थर उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। गैविन झिझकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह राजा के पास बैठने लायक नहीं है, लेकिन राजा आर्थर उसे समझाते हैं कि परिवार और अपने रिश्तों को संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजा ध्यान से गैविन को देखते हैं और कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने पहले कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। शायद मैं तुम्हें समझने का मौका खो बैठा। फिर वह पूछते हैं, क्या तुम हमें अपनी जिंदगी की कोई कहानी सुना सकते हो? कोई ऐसी घटना जिससे हम तुम्हारे बारे में ज्यादा जान सकें? गैविन थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और धीमे आवाज में जवाब देता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे सुनाया जा सके। यह सुनकर रानी गिनीवर मुस्कुराती है और कहती हैं, तुम्हारी कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर बनेगी। इसी बीच महल के बाहर कुछ अजीब होता है। गैविन की माँ और बाकी महिलाएं टावर में कुछ जादुई रिचुअल्स कर रही थीं और साथ ही एक खत लिख रही थीं, जिससे छोड़ने पर वो खुद ब खुद जलकर राख हो जाता है, जिस राख से एक पौधा उगता है। और तभी महल में एक लंबा चौड़ा आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है। वह देखने में किसी पेड़ जैसा लग रहा था। वह खुद को ग्रीन नाइट कहकर अपना परिचय देता है। यहीं से कहानी में असली रोमांच शुरू होती है। ग्रीन नाइट महल के अंदर आकर राजा आर्थर को एक चिट्ठी सौंपता है। रानी गिनीवर उस चिट्ठी को जोर से पढ़ने लगती है, लेकिन उनकी आवाज में अचानक बदलाव आ जाता है, जैसे उन पर किसी अजीब शक्ति का असर हो रहा हो। चिट्ठी में ग्रीन नाइट राजा आर्थर और उनके योद्धाओं को एक खेल का न्योता देता है। खेल का नियम यह है कि राजा आर्थर अपने किसी भी योद्धा को ग्रीन नाइट के खिलाफ लड़ने भेजे। अगर वह योद्धा जीतता है तो उसे सम्मान और बड़ी दौलत मिलेगी। लेकिन इस खेल की एक खतरनाक शर्त भी है। ठीक 1 साल बाद उस योद्धा को ग्रीन नाइट के पास जाना होगा और वही चोट सहनी होगी जो उसने ग्रीन नाइट को दी होगी। जैसे ही रानी चिट्ठी पढ़कर खत्म करती है, वे बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। उसी वक्त चिट्ठी जलकर राख बन जाती है। राजा आर्थर तुरंत अपने योद्धाओं की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा? लेकिन कोई भी योद्धा आगे नहीं आता। महल में खामोशी छा जाती है। तभी गैविन हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होता है और कहता है, मैं इस खेल को खेलने के लिए तैयार हूँ। राजा आर्थर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर गर्व महसूस करते हैं। वे अपनी मशहूर तलवार एक्सकैलिबर गैविन को देते हुए कहते हैं, ये बस एक खेल है, इसे उसी तरह लेना। ग्रीन नाइट मुस्कुराता है और अपनी भारी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है। जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन को छूती है, वहां हरी हरी घास उगने लगती है। गैविन को मौका मिल जाता है। वह तुरंत अपनी तलवार उठाकर पूरी ताकत से ग्रीन नाइट का सिर काट देता है। ग्रीन नाइट का सिर कटने के बाद भी वह मरता नहीं, बल्कि शांति से खड़ा होकर जमीन पर गिरा अपना सिर अपने हाथ में पकड़कर गैविन की ओर देखता है। फिर गहरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 1 साल बाद ग्रीन चर्च में। ग्रीन नाइट महल से बाहर चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ देता है। एक तरफ महल के सभी लोग गैविन की बहादुरी और साहस की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में गहरे डर और सवाल जन्म लेने लगते हैं। क्या मैं अगले साल इस चुनौती का सामना कर पाऊंगा? यह सोचकर वह अंदर ही अंदर घबराने लगता है। वह राजा आर्थर को उनकी तलवार लौटाता है और आने वाले साल के बारे में सोचने लगता है। बिस्तर पर एसल गैविन से कहती है, तुम्हारे नाम की अब हर जगह चर्चा हो रही है, तुम कितने बहादुर हो ये सब जानते हैं। लेकिन फिर वह देखती है कि गैविन के चेहरे पर खुशी के कोई निशान नहीं है। एक रात शराब पीने के बाद गैविन घर लौटता है और वहां राजा आर्थर को अपनी माँ के साथ बातचीत करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। राजा आर्थर उसे देखते ही पूछते हैं, क्या तुम इस क्रिसमस ग्रीन नाइट के साथ अपने वादे को पूरा करने की तैयारी कर रहे हो? लेकिन गैविन को लगता है कि यह सब बेकार है और उसे यकीन नहीं होता कि ग्रीन नाइट ग्रीन चर्च में उसका इंतजार कर रहा होगा। राजा आर्थर उसे समझाते हैं कि यह भले ही एक खेल की तरह शुरू हुआ हो, लेकिन अब यह तुम्हारे सम्मान और हिम्मत की असली परीक्षा है। खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें ग्रीन चर्च जाना होगा और इस वादे का सामना करना होगा। राजा की बातों को सुनकर गैविन को महसूस होता है कि वह शायद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। आर्थर और गिनीवर उसकी सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। यात्रा पर जाने से पहले गैविन की माँ उसे एक जादुई पट्टी देती है, जिसे उसने अपनी साथियों के साथ मिलकर बनाया था। वो कहती है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे, तब तक कोई भी चोट या नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। दूसरी ओर एसल गैविन से रुकने और उसके साथ एक परिवार शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन गैविन इसे अपना कर्तव्य मानता है और ग्रीन चर्च की ओर निकल पड़ता है। यात्रा के पहले ही दिन गैविन अपने सामान में एक घंटी पाता है। यह वही घंटी थी जो एसल ने उसे दी थी। घंटी को देखते ही उसे वह पल याद आता है जब एसल ने उससे पूछा था
क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? लेकिन गैविन कोई जवाब नहीं दे सका था। वह घंटी को अपनी गर्दन में पहन लेता है, यह सोचते हुए कि यह उसे एसल की याद दिलाती रहेगी और उसे हिम्मत देगी। अगले दिन उसकी यात्रा और भी कठिन हो जाती है। वह एक मैदान पार करता है जो मरे हुए सैनिकों की लाशों से भरा हुआ था, मानो यह किसी भयंकर युद्ध के बाद का नजारा हो। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उससे बातचीत करना शुरू करता है। वह उसे वहां की लड़ाई की कहानियां सुनाता है जिसमें उसने अपना भाई खो दिया था। गैविन हमदर्दी जताता है और उसे ग्रीन चर्च का रास्ता पूछता है। लड़का कहता है कि नदी के किनारे से जाने पर वो 2 दिन में वहां पहुंच जाएगा। गैविन उसकी मदद के लिए उसे एक सिक्का देता है और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ता है। नदी पर पहुंचने के बाद गैविन कुछ देर के लिए रुकता है ताकि उसका घोड़ा पानी पी सके। यह जगह शांत और रहस्यमय लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अचानक लुटेरों का एक झुंड उसे घेर लेता है। गैविन यह देखकर हैरान था कि लुटेरा असल में वही लड़का था जिसने उसे रास्ता बताया था, लेकिन अब वो अपना असली इरादा जाहिर करता है। लुटेरा हंसते हुए बताता है कि उसने उसे जानबूझकर जाल में फंसाया है। वह ये भी कहता है कि ग्रीन चर्च जैसी कोई जगह असल में मौजूद ही नहीं है और यह सब एक धोखा है। यह सुनकर गैविन के मन में डर बढ़ जाती है। वह खुद को इस जाल से बचाने का उपाय सोचने लगता है। लुटेरे गैविन को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं और उसके सारे सामान छीन लेते हैं, जिनमें उसकी हरी जादुई पट्टी और ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी भी शामिल होती है। लुटेरा कुल्हाड़ी को मजाक में खेल खेल में घुमाता है और फिर घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। गैविन खुद को जंगल के बीचों बीच बंधा हुआ असहाय और अकेला महसूस करता है। वह सोचता है कि वह यहाँ अकेले भूखा प्यासा मर जाएगा। कुछ देर बाद गैविन अपनी तलवार पर नजर डालता है जिसे लुटेरों ने पास ही छोड़ दिया था। वह घिसटते हुए तलवार तक पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कलाई पर बंधी रस्सी को काटने की कोशिश करता है। कई बार प्रयास करने के बाद वह आखिरकार खुद को आजाद कर लेता है। अब गैविन के पास उसका घोड़ा भी नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ता है। गैविन लुटेरों को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन घने जंगल और अंधेरे के कारण वह रास्ता खो बैठता है। भूखा प्यासा और थका हुआ वह एक सुनसान झोपड़ी पर पहुंचता है। झोपड़ी पुरानी और जर्जर हालत में होती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही उसे ऊपर की मंजिल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। हिम्मत जुटाकर वह ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर उसे वहां सिर्फ एक खाली और बिखरा हुआ बिस्तर मिलता है। माहौल अजीब और डरावना लगता है, लेकिन थकावट के मारे गैविन उस गंदे बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन अचानक एक महिला की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह चौंक कर देखता है कि एक अजनबी महिला उसके सामने खड़ी है। महिला उसे अपने बिस्तर में देखकर गुस्से में सवाल करती है, तुम कौन हो और मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? गैविन डर और शर्मिंदा होकर तुरंत माफी मांगता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे रोक लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें मेरे पिता ने यहाँ भेजा है? गैविन झिझकते हुए महिला से माफी मांगता है और कहता है कि वह केवल रास्ता भटक कर यहाँ आया है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। महिला उसे ध्यान से देखती है और कहती है, क्या तुमने भी अपनी जिंदगी में कुछ खोया है? गैविन उसकी बात पर चौंकता है। महिला अपना नाम विनिफ्रेड बताती है और कहती है कि उसने भी बहुत कुछ खो दिया है। वह गैविन को पास के एक तालाब तक ले जाती है और उससे मदद मांगती है। वह विनती करती है कि उस तालाब से मेरा सिर निकाल कर लाओ। गैविन को यह बात अजीब और डरावनी लगती है। वह चौंक कर कहता है, लेकिन तुम्हारा सिर तो अभी तुम्हारी गर्दन पर ही है। विनिफ्रेड गहरी आवाज में जवाब देती है, नहीं, ये मेरी आत्मा है। मेरा असली सिर उस तालाब में पड़ा है। गैविन उलझन में पड़ जाता है, लेकिन विनिफ्रेड उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब उसने इनकार किया तो उसने गुस्से में उसका सिर काट दिया और उसे तालाब में फेंक दिया। यह सुनकर गैविन सहम जाता है। गैविन विनिफ्रेड से पूछता है, अगर मैं तुम्हारा सिर वापस लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? यह सुनकर विनिफ्रेड नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हें अपनी मदद के लिए इनाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गैविन फिर भी अपनी दया दिखाते हुए बिना किसी इनाम की सोच के पानी में कूद जाता है और सिर खोजने लगता है। वह उसका सिर लेकर वापस झोपड़ी में लौटता है। वह देखता है कि विनिफ्रेड का कंकाल बिस्तर पर पड़ा है। तभी सिर अचानक फिर से विनिफ्रेड का चेहरा बन जाता है। विनिफ्रेड जीवित होकर उसे देखती है और कहती है, मैं ग्रीन नाइट को जानती हूँ। गैविन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और फिर आहिस्ते से विनिफ्रेड के शरीर को उसके सिर से जोड़ देता है। तभी वहां पर उसे ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो उसे लेकर सफर के लिए निकल जाता है। एक लंबे सफर के बाद वह एक गुफा में आराम करने के लिए रुकता है। जब वो आग जला रहा होता है तब उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है जो गुफा की ओर आ रही थी। गैविन उसे डराने के लिए एक पत्थर फेंकता है, लेकिन लोमड़ी दूसरी तरफ से वापस आ जाती है तो गैविन उसे अंदर आने देता है। रात में लोमड़ी उसके साथ सोती है और अगले दिन उसके सफर में भी उसका साथ देती है। भूख से परेशान होकर गैविन जंगल में कुछ जंगली मशरूम खा लेता है और उनमें से कुछ लोमड़ी को भी देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उल्टी हो जाती है। उसे दूर बादलों की चमक में एक डरावनी और बड़ी परछाई दिखती है। गैविन सुबह होते ही आगे की ओर बढ़ता है। वह एक विशाल जायंट को पहाड़ी के पीछे से निकलते हुए देखता है। थोड़ी ही देर में और भी विशालकाय जायंट धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देते हैं। गैविन पहाड़ी पर चढ़कर एक जायंट से मदद मांगता है। वह चाहता है कि कोई उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाए, लेकिन जैसे ही एक जायंट अपना हाथ बढ़ाता है तो लोमड़ी उसे देखकर घुर्राने लगती है। डर कर जायंट अपनी रास्ते की ओर बढ़ जाता है। आधी रात के बाद बारिश शुरू हो जाती है। थकावट के कारण गैविन जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि लोमड़ी उसे उठने और आगे बढ़ने के लिए कहती है। आखिरकार
वो एक महल के पास पहुंचा है। गैविन थकान से बेहाल महल के दरवाजे पर दस्तक देते ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को आरामदायक बिस्तर पर पाता है। उसके पास एक किंग बैठा हुआ था जो उसे देख मुस्कुराता है। किंग गैविन को पहचानता था। गैविन के पूछने पर वो बताता है कि क्रिसमस में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इसके बाद किंग गैविन को अपनी पत्नी से मिलवाता है जो शक्ल सूरत में एसल जैसी लग रही थी। गैविन यह देखकर हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। बातचीत के दौरान किंग और उसकी पत्नी बताते हैं कि गैविन की बहादुरी की कहानियां उन्होंने सुनी है और उनके इलाके में वह बहुत प्रसिद्ध है। गैविन उनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता है। किंग गैविन से कहता है कि ग्रीन चैपल यहाँ से सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। वो उसे क्रिसमस की सुबह तक महल में आराम करने और रुकने के लिए कहता है। गैविन महल में रुकने के लिए मान जाता है और महल में समय बिताने लगता है। घूमते हुए उसकी नज़र महल के एक बड़ी लाइब्रेरी पर पड़ती है जो उसे काफी आकर्षित करता है। इसी दौरान किंग की पत्नी उसे वहां देख लेती है। वह मुस्कुराकर बताती है कि उसने उन सभी किताबों को पढ़ा है और कुछ किताबें लिखी भी हैं। वह गैविन को एक पुरानी किताब देती है और मजाक में कहती है कि बदले में उसे एक तोहफा चाहिए। गैविन पहले थोड़ा झिझकता है लेकिन आभार जताने के लिए उसके गाल पर हल्का सा स्पर्श कर देता है। उधर शाम को किंग वापस लौटता है और गैविन को एक हिरण की दावत करता है जिसे उसने जंगल में शिकार किया था। किंग गर्व से बताता है कि वह हर दिन जंगल में शिकार करेगा और गैविन को अपने शिकार का सबसे बेहतरीन हिस्सा गिफ्ट में देगा। क्वीन गैविन से ग्रीन नाइट के हरे रंग के होने का मतलब पूछती है। गैविन सोचते हुए जवाब देता है कि ग्रीन नाइट शायद इसलिए हरा है क्योंकि वह हमारी दुनिया से नहीं है। इस पर क्वीन मुस्कुराती है और कहती है, इंसान प्रकृति को अपने फायदे के लिए खत्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने कपड़ों, घरों और त्योहारों में हरे रंग का जश्न मनाते हैं। लेकिन ये हरा रंग, ये हरियाली कभी खत्म नहीं होती। चाहे इंसान कितना भी कोशिश कर ले, ये वापस लौट आती है। थोड़ी देर बाद किंग गैविन से पूछता है, तुम इस मुश्किल और खतरनाक यात्रा पर क्यों निकले हो? गैविन जवाब देता है, मैं एक सच्चा और सम्मानित योद्धा बनना चाहता हूँ। मुझे अपने नाम के साथ गर्व और सम्मान जोड़ना है। यही मेरा उद्देश्य है। किंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, फिर तो तुम्हारा सामना ग्रीन नाइट से होना ही चाहिए। सुबह जब गैविन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि किंग की पत्नी उसके पास खड़ी है और उसे ध्यान से देख रही है। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके करीब आती है और पूछती है, क्या तुम जादू और चमत्कारों में विश्वास करते हो? गैविन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया लेकिन मैं इस पर यकीन रखता हूँ। फिर क्वीन एक हरी पट्टी निकालती है जो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसी गैविन की माँ ने बनाई थी। वह कहती है, यह साधारण पट्टी नहीं है, इसे पहनने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। रानी गिरडल को गैविन की कमर में बांधते हुए कहती है, इसे संभाल कर रखना, हो सकता है यह तुम्हें ग्रीन नाइट के सामने बचा ले। फिर रानी उसे चौंकाते हुए कहती है, तुम एक सच्चे योद्धा नहीं हो। यह सुनकर गैविन गुस्से से भर जाता है लेकिन कुछ कहे बिना ग्रीन एक्स उठाकर जल्दी से महल के बाहर निकल जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए गैविन की मुलाकात किंग से होती है। किंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हें अब अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। इसके बाद वो गैविन को बताता है, मैंने उस लोमड़ी को पकड़ लिया था जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। शायद यह तुम्हारे साथ आगे भी रहेगी। गैविन और लोमड़ी जंगल की नारंगी रोशनी से भरे रहस्यमयी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा होता है। जब वे एक नहर के पास पहुंचते हैं तो लोमड़ी अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। गैविन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी लोमड़ी उसे चौंकाते हुए इंसानों की भाषा में बोलने लगती है। लोमड़ी गहरी आवाज में कहती है, अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। यहाँ से वापस लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। गैविन उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर वह उसे दूसरी तरफ भगा देता है। गैविन कहता है, अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं अपने फैसले का सामना आखिरी सांस तक करूंगा। लोमड़ी उसे घूरती है, फिर बिना कुछ कहे वह चुपचाप जंगल की गहराइयों में गायब हो जाती है। रास्ते में ठंडी हवा और घने कोहरे के बीच गैविन अपने डर से लड़ता हुआ अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार वह ग्रीन चैपल के पास पहुंचता है। यह जगह एक डरावनी खंडहर जैसी दिख रही होती है जहां हरियाली और पतझड़ ने मिलकर उसे रहस्यमय बना दिया था। वह भीतर कदम रखता है और देखता है कि ग्रीन नाइट एक पत्थर के सिंहासन पर शांत बैठा हुआ है, मानो उसका ही इंतजार कर रहा हो। गैविन कुल्हाड़ी को मजबूती से थामते हुए आगे बढ़ता है और ग्रीन नाइट से कहता है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ग्रीन नाइट मुस्कुराते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है, तो चलो देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। गैविन घुटनों के बल झुक जाता है और सिर झुका लेता है। जैसे ही ग्रीन नाइट कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाता है, गैविन डर से पीछे हट जाता है। ग्रीन नाइट हंसते हुए कहता है, क्या यह वही बहादुर योद्धा है जो मुझे चुनौती देने आया था? गैविन शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ग्रीन नाइट दूसरी बार कुल्हाड़ी उठाता है लेकिन इस बार भी गैविन फिर से पीछे हट जाता है। यह देख ग्रीन नाइट गुस्से में कहता है, अगर तुम हर बार डरकर पीछे हटोगे तो अपने डर से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। गैविन गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जब ग्रीन नाइट तीसरी बार वार करने को होता है, गैविन एक बार फिर डर के पीछे हट जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। भागते हुए उसे अपना घोड़ा नजर आता है जिस पर वो सवार होकर बिना पीछे देखे महल की ओर भागने लगता है। पूरे रास्ते गैविन अपने डर और नाकामी के बारे में सोचता रहता है। वह बार बार सोचता है कि क्या उसने सही फैसला लिया या वह सचमुच एक कायर साबित हो गया। महल पहुंचने पर गैविन देखता है कि सभी उसका स्वागत कर रहे हैं लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वो अपनी हार को सबसे छुपाने की कोशिश करता है।
कुछ दिनों बाद राजा आर्थर, जो काफी बीमार चल रहे थे, वो अपनी गद्दी गैविन को सौंप देते हैं और गैविन नया राजा बन जाता है। जिसके बाद वो राज्य की परंपराओं के दबाव में आकर एसएल और अपने बेटे से दूरी बना लेता है और एक दूसरी रानी से शादी कर लेता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके चारों ओर धोखे और युद्ध का माहौल बनने लगता है। वर्षों बीतने पर उसका बेटा बड़ा हो जाता है, लेकिन राज्य में विद्रोह की खबरें फैलने लगती हैं। एक भयंकर युद्ध में उसका बेटा मारा जाता है। अपने बेटे की मौत और राज्य के खत्म होने का दर्द उसे अंदर से तोड़ देती है। वो भीड़ में एसल को देखता है, जो अपने बेटे को खोने का दुख मना रही होती है। एक दिन जब दुश्मन महल के दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं, तब गैविन समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। वो अपनी कमर में बंधी पट्टी की तरफ देखता है। इस पट्टी ने ही उसे अभी तक बचा कर रखा था। ये पट्टी ही असल में उसकी बुजदिली और राज के खत्म होने का कारण बनी है। इसलिए वो अपनी कमर में बंधी पट्टी को खोलता है, लेकिन तभी उसका सर अचानक उसके शरीर से अलग हो जाता है। फिर गैविन खुद को ग्रीन चर्च में पाता है। वह महसूस करता है कि यह सब एक सपना था। तभी ग्रीन नाइट तीसरी बार कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन इस बार गैविन उसे रोकते हुए अपनी पट्टी उतारकर उसके सामने रखकर कहता है, यह मेरी कमजोरी का प्रतीक था, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। ग्रीन नाइट मुस्कुराते हुए कहता है, बहादुर योद्धा, तुमने अपनी कमजोरी स्वीकार की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ये परीक्षा तुम्हें सिखाने के लिए थी कि सच्चाई और साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम आजाद हो, जाओ और अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ। और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और शानदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है।